ओके। नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं भी? आधुनिक बातें नहीं हुई। आधुनिक भारत में आज है, हम आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास करेंगे। आर्थिक इतिहास जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी यहां से 100% क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। लिखो भी। पहला, ब्रिटिश ब्रिटिश पूर्व की स्थिति। ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग आने से पहले जो भारत की स्थिति थी वो कैसी थी? कृषि प्रधान और आत्मनिर्भर। ब्रिटिश पूर्व स्थिति भी जो अंग्रेज लोग आए थे उससे पहले की स्थिति कैसी थी भारत की? भारत कैसा देश था? कृषि प्रधान था, आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर का मतलब होता है किसी के साथ अपना लेन देन कम ही करता था, सारी चीजें जो है वस्तुओं की जो है उसके देश के अंदर ही उसकी जो है जरूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। और कृषि भी, आज भी भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है जो है। ये तो भाई हिस्ट्री के हिसाब से टॉपिक था, परंतु यहां से क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन कर लो। कितनी % पॉपुलेशन जो है कृषि में लगी हुई है भी? मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। कितनी भी? 70% के आसपास। 70% लोग आज भी जो है किस पे निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं अपनी आजीविका के लिए। आजीविका समझते हो? अरे अपनी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए किस पे निर्भर करते हैं? कृषि पर। उसके बाद जो है भी कृषि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगर पूछे, लिख लो। अगर सबसे ज्यादा गेहूं पूछे, एक मिनट भी, एक मिनट में पहले एक बात बता देती हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ना, वन लीनियर क्वेश्चन, ये इसका पार्ट नहीं है। ये दे रही हूँ क्या, ताकि बच्चे का कवर हो सके। जैसे स्टैटिक जीके में हम करते हैं ना, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो मैं ये 7 यहाँ बता दूंगी तुम्हें। लिख लो। गेहूं जो सबसे ज्यादा अगर पूछे तो यूपी में ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होती है? यूपी में ज्यादा होती है। यूपी में, उत्तर प्रदेश लिख लेना भी जिन बच्चों को नहीं पता, फिर पंजाब भी, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अब इसमें अगर प्रति हेक्टर गेहूं पूछे, प्रति हेक्टर गेहूं सबसे ज्यादा कहां होती है? तो पंजाब में होती है। प्रति हेक्टर है, हेक्टेयर गेहूं पूछे तो किसमें सबसे ज्यादा होती है? भी पंजाब में सबसे ज्यादा होती है। ये बात भी लिख लेना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर है भी? उसके बाद जो है भी चावल में, चावल चावल सबसे ज्यादा होते हैं वो वेस्ट बंगाल में होते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होते हैं। वन लीनियर क्वेश्चन ऐसे आता है। उसके बाद अगर बात करें तो यूपी और पंजाब में। और सबसे ज्यादा प्रति हेक्टर भी पूछे तो किसमें? वेस्ट बंगाल में ही होते हैं। वेस्ट बंगाल ऐसा जो है राज्य है जिसमें साल में 3 बार चावल उगाए जाते हैं। साल में 3 बार फसल ली जाती है भी चावल की। इसके बाद क्वेश्चन आता है भी सरसों। सरसों सबसे ज्यादा जो कहां होती है भी? राजस्थान। राजस्थान में। उसके बाद पूछिए
भी दालें जो है, दालें, मोटा अनाज जो है, दालें, दालें या मोटा अनाज, मोटा अनाज जो है ये मध्य प्रदेश और है राजस्थान में, मध्य प्रदेश और है राजस्थान में सबसे ज्यादा पूछे तो दालें मध्य प्रदेश में। समझ में आ रहा है या कुछ कहना चाहते हो? कह दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलो भाई, क्लियर है यहां तक? उसके बाद लिखो भी, गन्ना पूछे तो गन्ना में आधा नया और आएगा भी। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है भी? यूपी में। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। उसके बाद अगर चाय पूछे, चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? असम में होती है। उसके बाद कॉफी पूछे सबसे अधिक कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। क्लियर भी? अब 1 मिनट में दोबारा रिपीट करा देती हूँ, इसके साथ बात और जुड़ी है वो बता देती हूँ, ध्यान से सुन लेना, जिन बच्चों को लिखनी है वो लिख लेना। एक एग्जाम में आता है गेहूं अनुसंधान केंद्र जो यूपी के कानपुर में पड़ता है। लिखना चाहो तो लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आया है गेहूं अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर, गेहूं अनुसंधान केंद्र। केंद्र जो कहां पड़ता है भी? यूपी के कानपुर में। और अगर हरियाणा में गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहां पड़ती है? करनाल में पड़ता है। यूपी की राजधानी क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, ये कवर कर देते हैं। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ भी। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? सिडबी का। ये लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी जो मैं आपको मैंने कहा भी मैं वन लीनियर तुम्हें बताती हूँ, वो क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई डिले ना करे, बार बार उनको लिख, जिन बच्चों ने लिख रखा है कोई बात नहीं, बार बार लिखो उसको, आपको इजिली याद हो जाएगी। आपको दोबारा जो है हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यूपी में, यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ जो किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और यूपी में जो लखनऊ में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? सिडबी बैंक का भी। सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी, जिसकी स्थापना 1990 में की गई। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया? ली कार्बोलियज ने। ली कार्बोलियज कहां का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद जो है भी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल। भोपाल से याद रख लो भी, भोपाल की जो है कौन सी घटना घटी थी? भोपाल त्रिस्ती घटना, जो कब घटी थी भी? 2-3 दिसंबर है 1984 को घटी थी। क्लियर है? उसके बाद अभी सेकेंड, चावल। चावल वेस्ट बंगाल की राजधानी भी कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और भारत की पहली राजधानी पूछे? कोलकाता। भारत का पहला हाई कोर्ट पूछे? कोलकाता। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित किया गया? कोलकाता। क्लियर है? उसके बाद है यूपी की राजधानी हमने लखनऊ पढ़ ली, पंजाब की भी पढ़ ली। उसके आगे चलो भी, सरसों राजस्थान। राजस्थान की राजधानी भी जयपुर, जिसको क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। और वहां कौन सा है? हवा महल भी।
ये भी क्वेश्चन आया। उसके बाद दालें पढ़ो। अरे ज्यादा नहीं, मोटी मोटी बातें हम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत है, जयपुर कोई छोटा नहीं है, राजस्थान भी कुछ। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य पूछे तो भारत का राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मोटे अनाज से, मोटे अनाज से क्वेश्चन आता है। अभी मोटा अनाज जो है, मोटे अनाज जो हमने एक बरस, पूरा बरस मोटे अनाज के रूप में मनाया था, वो 2023 को मनाया था। लिखना 2023 है, पूरे बरस को हमने किस रूप में मनाया था? मोटे अनाज के रूप में मनाया था। और मोटे अनाज से संबंधित अगर हेडक्वार्टर पूछे तो हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद तो किसकी राजधानी है अभी? अब तेलंगाना के पहले किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। क्लियर है? दालें जो सबसे ज्यादा हमें क्या देती है? प्रोटीन देती है। दालें जो सबसे ज्यादा हमें क्या देती है? प्रोटीन देती है। क्लियर है? उसके बाद गन्ना भी, गन्ना जो यूपी में है, यूपी में हमने पढ़ ही लिया। चाय भी असम में, चाय सबसे ज्यादा। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर भी। और असम का जो मोइदम है, हाल ही में किस में शामिल किया गया है? बताएं। असम जो है, असम की राजधानी तो बताई दी, दिसपुर लिख लेना सभी। असम का मोइदम, मोइदम सही लिखा होगा, मोइदम। असम का मोइदम जो है किस में शामिल किया गया? लिखो 43वें नंबर की धरोहर में शामिल किया गया। अभी ये 43वें नंबर की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अभी तक 43 धरोहर हो चुकी है भारत में, जिसमें 43वें नंबर की शामिल की गई। वो असम का क्या किया गया है? मोइदम भी। मोइदम क्या है? एक कब्रिस्तान है भी। मोइदम क्या है? क्या कब्रिस्तान है। क्लियर है? उसके बाद भी कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा कहां? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? इसरो का भी। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 69 को, 1969 को हुई थी, 15 अगस्त को हुई। और इसरो का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन है भी? वी नारायणन भी। अगर वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष पूछे तो कौन है? वी नारायणन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी उसके बाद कॉफी अगर विश्व में पूछे तो ब्राजील। ये भी क्वेश्चन आया है, अगर विश्व में कॉफी सबसे ज्यादा कहां में होती है? ब्राजील में होती है भी। क्लियर में? उसके बाद नेक्स्ट लाइन डालोगे, ब्रिटिश है उपनिवेशक के बाद। लिखो ब्रिटिश है उपनिवेशक के बाद। भारत में जो अंग्रेज लोग आने के बाद क्या स्थिति रही? 3 चरणों में पढ़ेंगे। प्रथम चरण लिखो, प्रथम चरण जो 1757 से 1813 तक। प्रथम चरण में जो 1757 से लेके 1813 तक, इसमें जो स्थिति रही थी द्वैध शासन की। किसकी? द्वैध शासन की। उसके बाद इसमें और जो नया टॉपिक रहा था, धन की लूट, धन को लूट कर ले जाना, ले जाना। 2 मेन बातें लिख लो, मैं बताऊंगी, लिखो सारी बातें। लिख लिया? प्रथम चरण जो रहा 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद का, और उसके बाद जो है 1813, जो कौन सा 1813 का चार्टर एक्ट भी। पहला चार्टर एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट तक जो मेन मकसद था ब्रिटिश लोगों का, वो क्या था? द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? बताइए, मैंने बताया ना तुम्हें। जैसे सेंट्रल सरकार का अलग होता है, राज्य सरकार का अलग होता है, वैसे ही द्वैध शासन था भी। दो प्रकार से शासन चलाते थे। तो द्वैध शासन की जो कूटनीति आई थी वो प्रथम
चरण में आई थी और अंग्रेजों के दोबारा आने के बाद पहले भारतीय नहीं जानते थे उसके बारे में, और उनका मेन मकसद क्या, धन को लूट के ले जाना बाहर से। भी धन जो है उन्होंने बाहर भी जो है सामान लेके बाहर बेच दिया, फिर उन्होंने धीरे धीरे फैक्ट्रियां स्थापित कर दी अपनी, और जो उनका मेन मकसद क्या था, भी धन को बाहर सप्लाई करना, कहां, ब्रिटेन में। क्लियर है। उसके बाद सेकंड, इसमें भाई पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पॉलिटी का अगर बात करें तो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हो गया था। उसके बाद जो है हमने पढ़ा 1798 का पढ़ा था क्या, चार्टर एक्ट। उसके बाद जो है 1813 का चार्टर एक्ट, एक 1793 का, एक 1773 का, और एक है जो 1813 का। 3 चार्टर एक्ट आते हैं, और इनमें मैंने तुम्हें पॉलिटी पढ़ाई थी तब, उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। तो आप ये बता दो 1813 का चार्टर एक्ट आया था वो किससे संबंधित था, क्या था उसमें। मैंने तुम्हें कहा ना पीछे वाला पढ़ना शुरू कर दो। क्या था भाई, 33 वाला। नहीं, वो तो 1919 9 वाला था। आज मैं भी नहीं बताऊं, क्योंकि तुम्हें इतने हजारों बार ये चीजें बताई है कि मेरे बच्चों हर सब्जेक्ट को, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, उसको जोड़ के पढ़ो ताकि तुम्हें इजीली याद रह जाए। मैंने तुम्हें 3 बता दिया भी। 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके तहत हमने क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था वॉरेन हेस्टिंग को। उसके तहत ही हमने क्या कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया था। उसके तहत ही तीनों प्रेसिडेंसी, कौन सी, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे वाली को मिक्स करके एक बना दी थी, कौन सी, कोलकाता वाली। क्लियर है, ये बात की थी। उसके बाद जो है 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, आईसीएस की स्थापना हो गई थी, इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना हो गई थी, जो किसके काल में, कॉर्नवालिस के। उसके बाद जो है 1813 का चार्टर एक्ट, जहां से द्विवेद शासन शुरू हो गया था। ये बात मैंने लिख भी रखी, लिखो सेकंड चरण, सेकंड लिख, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण जो 1813 से 1858 तक। द्वितीय चरण जो 1813 से 1858 तक। इसी चरण में जो घटना घटी थी भी, औद्योगिक पूंजीवाद आ गया था और मुक्त व्यापार, चाय और चीनी को छोड़ के। लिखो, ये बात हम कर चुके हैं औद्योगिक नीति में। और उसके बाद जो है मुक्त व्यापार में, मुफ्त में व्यापार शुरू कर दिया था, जिसमें किसको छोड़कर, चाय और चीनी को छोड़ के। ये हमने पढ़ लिया था ना, चाय और चीन को, सॉरी भाई, चीनी नहीं है, चीन लिख लेना भाई, मैंने चाय के साथ चीनी जोड़ दी। चीन देश है और चाय चाय है, चाय चाय है या? अरे चाय चाय है या चाय पत्ती है, चाय पत्ती है, चाय बनी हुई नहीं है, चाय पत्ती है ये। ठीक है, आप सुनो मेरे बच्चों, 1813 से लेके 1858 के चार्टर एक्ट तक, 1833 का आ गया। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बोल दिया गया था, एक तो जो है अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना, राष्ट्रभाषा बना दी गई थी। उसी में हमने पढ़ा था भी 1590 में फारसी को राष्ट्रीय भाषा बना दी थी, किसने, अकबर ने। उसी के साथ हमने हिंदी का भी पढ़ा था। उसके बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें हमने क्या पढ़ा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। जो बंगाल का था वो अब क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग। कौन, वॉरेन हेस्टिंग। अब जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, बताओ, ये भी क्वेश्चन आते हैं ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था,
विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। लिख लो ये। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? जो 1833 है चार्टर एक्ट में आएगा, जो कौन? विलियम बेंटिक में। विलियम बेंटिक। और वही विलियम बेंटिक भारत का क्या कहलाएगा? प्रथम गवर्नर जनरल। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो आता है बी 1858 का चार्टर एक्ट। 1858 का नहीं पढ़ा हमने, 53 का पढ़ा। ये 58 मैंने लिखा है, ये 58 भी 1857 की क्रांति तक जो है क्या शुरू हो गया था? उद्योग स्थापित हो गए, औद्योगिक नीतियां शुरू हो गई थी भी। उद्योग लगाने जो है यहाँ से बाहर से क्या होता था? कच्चा माल सप्लाई होता था, ब्रिटेन से तैयार माल बन के आता था, भारत में बेचे जाते थे और भारत के उद्योग जो है निरस्त कर दिए गए थे। यही था। उसके बाद लिखा है भी मुक्त जो व्यापार है, मुक्त व्यापार की अन्य अगर स्थिति अगर तुम जानो तो 1813 और 58 में भी जितनी जो समितियां हुई, जितने आंग्ल युद्ध हुए, उनके बाद जो है संधियां हुई, उसमें क्या होता? अंग्रेजों को फ्री कर दिया। 1717 में फ्री कर दिया था फुरुखसियार ने। किसको? बंगाल क्षेत्र को। और उसके बाद जो उसने किसको कर दिया? सूरत को कर दिया। जैसे ही प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध होता है तो उन्होंने पूरा पूरा जो साम्राज्य है, मैंने बताया भी, बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार कब कर लिया था? जो प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद। लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में तो उन्होंने अपना कदम जमा लिया था, और बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण अधिकार कर लिया था। किस क्षेत्र पर? बंगाल के क्षेत्र पर। और मसूर के क्षेत्र पर जो 1799 के बाद जो कर्नाटक पे अधिकार कर लिया, और मराठा पे जो अधिकार कर लिया उन्होंने 1818 के बाद अधिकार कर लिया, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। पढ़ के आए हैं तृतीय आंगल, जो अभी मैंने सारी हिस्ट्री इसलिए रिवीजन दी थी भी बच्चे ताकि उसको पीछे वाली को जोड़ सके। अरे क्लियर है? उसके बाद जो है उन्होंने सिख धर्म पे अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो उनकी जो है मुक्त व्यापार की जो पॉलिसी थी वो शुरू हो गई थी। अब ये मेरे को, मेरे बच्चों ये बताओ, जो चाय और चीनी को छोड़ के, चाय और चीन को, मैं चीनी साथ आती भी, चाय को, चाय की मन में आ चुकी है, चाय और चीन को छोड़ के बाकी जो व्यापार जो फ्री कर दिया गया था, ये कौन से चार्टर एक्ट में कर दिया गया था? ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। बताओ, लिख लो। नहीं आता तुम ऐसे मत दुखो, एक दूसरे की तरफ मत देखो। सुनो, तुम ये ना सोचो भी पुराना बहुत हो चुका, नहीं हो चुका। आप जैसे बैठे हो उसको यहां से सुन लो, 2-4 बार सुनोगे, मैं हर बार रिवीजन कराती। बताएंगे कौन से चार्टर एक्ट में हरी कर दिया था? हाँ जी, 1813 के चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी कब कब। एक 1773 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, और 1833 का, और 1853 का। अब जो है कंपनी, जो मैंने आपको बताया था भी, कंपनियां जैसे स्थापित हुई उनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। 1857 के बाद क्या आ जाएंगे? भारतीय शासन अधिनियम शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1858 के बाद है भारतीय शासन अधिनियम शुरू हो जाएगा। अरे क्लियर है? चलो, उसके बाद तीसरा चरण लिखो, जो 1858 से लेके 1947 तक। तृतीय चरण। सैंतालीस। इसमें लिखो पूंजी निवेश। उन्होंने, जो अंग्रेजों ने, जो क्योंकि भारतीय बनप गए थे उस टाइम में, ये अंग्रेज किसी के नहीं है, तो अंग्रेजों ने लोभ दिया भारतीयों को। लिखो उसमें पूंजी निवेश किया, किन किन क्षेत्रों में किया वो लिखो। पूंजी निवेश, पूंजी निवेश। रेल में, रेल पटड़ी बिछा दी थी,
अरे भी शादी होगी। उसके बाद बैंक स्थापित कर दिए, नील और चाय के बागवान स्थापित कर दिए, नील बागवान, नील बागान लिख लेना, बागवान नहीं, बागान से याद रह जाएगा तुम्हें। नील बागान, चाय बागान, बागान, और उसके बाद जो है बैंक में। ये थोड़ा लालच दिया गया क्योंकि भारतीय क्या थे, बनप गए थे, कुछ एक तो पहले ही बनप गए थे, परंतु 1857 की क्रांति के बाद है भारतीयों को समझ में आ गया था भी ये चीजें जो है लोगों को मन में अपने प्रति क्या दिलाना, विश्वास दिलाना, क्योंकि उन्होंने इतनी लूट मार मचा दी थी तो अंग्रेजों का विश्वास जो है, भारतीयों का विश्वास उठ गया था अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने क्या किया भी, पूंजी निवेश किया, जो किसमें किया भी, रेल, रेल पटड़ी बिछा दी, बता दो कब बिछा दी थी। 1853 में पहली रेल चली थी भारत में, कहां से, मुंबई से ठाणे में। और कितने कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहली रेल भारत में कब आई थी, 1853 में आई थी, जो बंबई से ठाणे। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, देखो मतलब अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने तब ना फायदा देखा था, उसके साथ हमारा भी फायदा हो गया, दूरियां कम हो गई थी लोगों के बीच में, क्रांतिकारी बने, उनके बीच में आने जाने का सफर अच्छा हो गया, और इन्होंने अपना फायदा देखा, इनका व्यापार आसान हो गया। इनका जो व्यापार था भी, कच्चा माल लेके जाना, तैयार माल जो है बाहर तक सप्लाई कराना, वो इसके लिए इजी हो गया था। नील बागान, नील की खेती ऐसी होती थी भी एक बार ये खेती कर ली जाए तो उसके जो है भूमि पे जो उपजाऊपन वो खत्म है हो जाता था। उसके बाद जो है चाय के बागवान शुरू कर दिए थे। चाय अभी भी कहते हैं भी, जो भारत में चाय असली ओरिजिनल चाय अभी तक आपने पी नहीं है, देखी भी नहीं, हम तक पहुंचे भी नहीं पाते। आप देखा होगा जो लोग थोड़े थोड़े जागरूक होने लगे, तो आपने देखा होगा, पहले चाय मैंने तो भी नहीं देखा, आपने क्या पता, आप आधुनिक मॉडर्न जमाने के बच्चे हो, क्या आपने देखा होगा, तो चाय में देखा होगा चाय के दानों के साथ अब हल्की हल्की पत्तियां देने लगे ना थोड़ी थोड़ी। चाय का पैकेट है भी, अलग अलग नाम ब्रांड दे दिए, चाय तो एक ही है, अरे चाय तो एक ही है, ब्रांड के नाम दे दिए भी, थोड़ी सी ये अच्छी क्वालिटी है, जैसे गेहूं के आगे, तो उसमें पत्तियां देने लगे क्योंकि लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए, वो मांगने लगे हैं। जो ओरिजिनल चाय है अंग्रेजों ने जो है सप्लाई करनी शुरू कर दी, ब्रिटेन में जाती है, और यहां से हमारे पीछे, तो वो पीछे कहते हैं भी जो चाय पत्तियां तो तोड़ ली जाती है, पीछे वो रह जाते हैं ना लकड़ियां, उसकी तोड़ तोड़ के बनाई जाती है भी, मशीनों से काट काट के वो हमारे पास सप्लाई की जाती है भी, कहते हैं, सुना है ना, तो मैंने अभी तक कोई फैक्ट्री देखी ना, मैंने चाय के बागवान देखे, परंतु ये सुना है। और जो ओरिजिनल चाय है वो क्या भेज दी जाती है विदेशों में, ताकि पैसे अधिक से अधिक आए हमारा, और वही अंग्रेजों ने शुरू कर दिया, वही टारगेट अभी तक चला हुआ है। इसका वजह तुम जानते हो भी, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन जो ज्यादा होती है तो उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए, अरे जानते होंगे। उसके बाद जो है बैंक स्थापित कर दिए। बैंक स्थापित की बात करें तो पहले 3 बैंक स्थापित किए थे, वो कब किए थे वो बता दो आप। हाँ जी, वेरी गुड। बैंक 3 स्थापित हुए थे भी पहले, एक 1806 में हुआ जो कहां वाला, एक उसके बाद 1840 में, एक 1843 में भी। 6 में कहा हुआ था भी, कोलकाता। 40 का मुंबई, मुंबई लिख लो चाहे मुंबई लिख। उसके बाद है 43 वाला भी, मद्रास, मद्रास। ये 3 बैंक स्थापित किए सबसे पहले अंग्रेजों। क्लियर। इन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया कब, इन्हीं 3 बैंकों को मर्ज कर दिया गया, कब कर दिया गया, 1921 में। इन्हीं 3 बैंकों को मर्ज करके इंपोरियल बैंक का नाम दिया। इंपोरियल बैंक का नाम दिया गया। उसी इंपोरियल बैंक को
1955 में एसबीआई का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रॉपर डेट बताओ भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 1 जुलाई, वेरी गुड, 1 जुलाई। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 3 बैंक स्थापित किए, सबसे पहले 3 बैंक आए। वैसे तो अगर भाई इंग्लैंड का भी विश्व में मैं ये बात कर रही हूँ भी, हमारे यहाँ स्थापित हुए 3 बैंक पहले, जो 1806 में कहा कोलकाता में, 1840 में कहा बंबई में, और 1843 में कहा मद्रास में। क्लियर है? यही 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की। तीनों को, 3 प्रेसिडेंसी, तीनों को मर्ज करके कौन सी बना दी गई थी? कोलकाता बना दी गई। इन तीनों को मर्ज करके कौन सा बैंक बना दिया गया? इंपोरियल बैंक बना दिया गया। कब भाई? 1921 में। और इसी बैंक को क्या नाम दिया गया बाद में? एसबीआई का। क्लियर है? चल, उसके बाद अब जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, हंड्रेड क्या? ट्रू हंड्रेड, जहां से क्वेश्चन आता है, लिखो। उसके बाद लिखो भी भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था एक बार सारा ना, ये जो है हम सारणी के द्वारा ऐसे सारणी में लेके पढ़ेंगे, उसके साथ मैं सारा आपको समझा दूंगी। पहले लिख लो सारा कुछ। भू राजस्व व्यवस्था, टॉपिक का नाम डालो। जिसमें पहला हम लिखो भी व्यवस्था, फिर लागू करता, बरस, क्षेत्र। पहले व्यवस्था, लागू करता, वर्ष, किस वर्ष में लागू की गई, उसके बाद क्षेत्र, किस क्षेत्र में लागू हुई, उसके बाद लिखो मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु एक बार पूरी सारणी लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। बीच में कोई बच्चा भी ना बोलेगा, जैसे मैं लिख रही हूं वैसे लिखते जाओ, मैं आपको सारी की सारी समझा दूंगी। लिखो पहले स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, जो 1786 से 93 रहा है, ये कॉर्नवालिस 93 में रहा, और ये स्थापित की गई थी 1793 में। क्षेत्र लिखो, क्षेत्र में लिखो बंगाल, बिहार, ओडिशा। बंगाल, बिहार, ओडिशा। उड़ीसा नहीं बोला जाता भी, अब ओडिशा बोला जाता है, ध्यान रखना भी। अब है उड़ीसा का नाम क्या कर दिया गया है? ओडिशा कर दिया गया है। मुख्य बिंदु लिखो इस्तमरारी और जिम्मेदारी बंदोबस्त में। इसको किस नाम से जाना जाता है? इस्तमरारी और जमींदारी बंदोबस्त में। सेकंड पॉइंट लिखो सरकार, सेकंड पॉइंट सरकार। जैसे मैं लिख रही हूं वैसे वैसे लिखते जाऊं मेरे बच्चों, मैं सारा आपको सब कुछ बताऊंगी। 10/11 लिख दो। जमींदार 1/11 लिख दो। क्या?
ई आधा से तय और मैं र और रह के छोटी की मात्रा। इसमें भारत लिखो, भारत 19% भाग में। उसके बाद सूर्यास्त कानून बोला जाता है इसको। लिख लिया भी सभी? लिख लिया सभी ने? उसके बाद सेकंड लिखो भी, सेकंड लिखो। रेतावाड़ी भी बंदोबस्त। रेतावाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद लिखो कर्नल रीड एवं मुनरो भी। मुनरो भी। इसके दो टाइम पीरियड अभी, एक लिखो 1792 और एक 1820। 92 और एक 1820। उसके बाद लिखो ये क्षेत्र लिखो मद्रास असम बंबई। मद्रास मद्रास असम मुंबई। उसके बाद जो है मुख्य बिंदु लिखो, क्योंकि बीच में अगर मैं आपको बताने लगी ना तो फिर पूरी नहीं होगी। पहले सीरीज लिख लो, मैं आसार चीज बता दूंगी तुम्हें। किसानों से सीधे लगान वसूली जाती थी और भू राजस्व का 1/2। इसमें लिखो, मुख्य बिंदु में लिखो किसानों से सीधे, सीधे लिख लेना, इससे लाइन सीधी ना लिखना, सीधे लिखना, सीधे लगान वसूली जाती थी। ये 1 पॉइंट। सेकेंड लिखो भू राजस्व का 1/2। उसके बाद लिखो भारत 51% भाग, भारत 51% भाग। लिख लिया? तीसरी लिखो, बस लास्ट है ये। महलावाड़ी में, एक मिनट बस ये लिख दे। महलवाड़ी बोलते हैं, महलावाड़ी भी बोलते हैं। बंदोबस्त, बंदोबस्त, महलावाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद लिखो हार्ट मैकेंजी और है मार्टिन वर्ड भी। मैकेंजी और मार्टिन वर्ड, वर्ड भी। सन लिख लो 1819। क्षेत्र लिखो पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी में। क्षेत्र में लिख लो पंजाब, मध्य प्रांत, प्रांत और पश्चिम यूपी में। उसके बाद मुख्य बिंदु में लिखो
मुख्य बिंदु में लिखो, महाल से कर भूर राजस्व का 2/3, फिर 1/2 लिख लो। महाल से कर अरे सारे बताऊंगी, लिख लो, इजिली तरीके से बताऊंगी। भू राजस्व का 2/3, फिर इसको बाद में 1/2 भी कर दिया जाता है, और ये जो है भारत का 30% भाग है। हाँ। लिख लिया भी सभी ने? दिखाई दे रहा है? लिख लिया? अब 5 मिनट कोई बच्चा शोर ना करे। लिख लिया? अब सुन लो ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। पहले जो है भी ये स्थायी बंदोबस्त आया। स्थायी बंदोबस्त जो है लागू करने वाला कौन था? कॉर्नवालिस, जो जिसका टाइम पीरियड रहा 1786 से 93 में। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया था? 1793 को। लागू कब किया? 1793 को। और ये किस क्षेत्र में लागू हुआ? बंगाल, बिहार, ओडिशा। किस क्षेत्र में? जो मैंने तुम्हें बताया भी, बंगाल का क्षेत्र जो होता है उसमें हमने कौन कौन से राज्य पढ़े? यही पढ़े थे, बंगाल, बिहार और ओडिशा भी। और इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? इस जो है इस मरीबी जमींदारा बंदोबस्त। जमींदारा बंदोबस्त क्या थी वो सुनो भी। ये स्थायी बंदोबस्त क्या थी? इसमें एक जो है एक गांव का मुखिया बना देता था भी बड़ा जमींदार। उसको पूरे गांव से क्या होता था? पैसे वसूलने होते थे भी, जो टैक्स लेना होता था पूरे गांव से। वो टैक्स कितना लेता था? ये सरकार जो है उसी टैक्स में जो टैक्स आता था ना, टोटल वो 11 रुपए लेता था। मान लो 100 में से 11 रुपए लेता था। और उसी 11 में से 10 जो है किसको देता? ब्रिटिश सरकार को देता। उस 11 रुपए में से 10 किसको देता? ब्रिटिश सरकार को देता। और 1 रुपए जो जमींदार, जो पूरे गांव का मालिक होता था, वो अपने पास रखता। क्लियर है? जमींदार पूरे गांव का एक, याद रखना, पूरे गांव का एक भी। और कई बार कई जो आसपास के छोटे छोटे गांव थे, पूरा क्षेत्र एक जमींदार के पास भी होता था। क्लियर है? समझ में आया? उसके बाद जो है इस क्षेत्र में जो भारत का ये जो भाग क्षेत्र फैला हुआ था, ये 19% भाग आता था बेस में। इसको सूर्यास्त कानून कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूर्यास्त कानून। जो है भी इसका जो टाइम पीरियड होता था भी, जो अगर आपको टैक्स देना है तो इसी तारीख को सूर्यास्त होने से पहले देना है, नहीं तो आपसे डबल उसका जो टैक्स वसूला जाएगा। क्लियर है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी सूर्यास्त कानून किसको बोला जाता है? स्थायी बंदोबस्त को। किसको? स्थायी बंदोबस्त को। क्लियर है? एग्जाम में आता है इसके लागू करता कौन थे? बहुत बार एग्जाम में मिलान में आता है, या ये आ जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। बरस आता भी किस वर्ष लागू किया गया, किस क्षेत्र में। क्लियर है? उसके बाद आता भी रियायतावाड़ी बंदोबस्त। रियायतावाड़ी बंदोबस्त जो है लागू करता जो थे वो कर्नल रीड थे। कर्नल रीड ने जो ये 1792 में लागू किया। ऊपर वाले का एक कम कर दो, 1792 में लागू किया। इसको फिर बाद में मुनरो आता है भी इसके स्थान पर। किसके स्थान पर है? कर्नल रीड के स्थान पर। दूसरा आता है ब्रिटिश अधिकारी मुनरो, जो 1820 में आता है। 20 में फिर इसको और चरम सीमा पे लेके आ जाता है। पहले इसने जो क्षेत्र किस किस क्षेत्र में? मद्रास, असम और बंबई। मद्रास, असम और बंबई में लागू किया। और ये जो है किसानों से सीधे, मतलब हर किसान से लिया जाता है। किसानों से, अब पहले तो मैंने बताया सभी किसानों का एक बना दिया, अब हर एक किसान से लिया जाता था। इसमें क्या था भाई? हर एक किसान से लिया जाता था। क्लियर है? अरे जमींदार और किसान, अब हम कह देते हैं कि जो किसान होता है वही जमींदार होता है। पहले सभी किसानों का एक जमींदार मुखिया होता था, उसको जमींदार, जो स्थायी बंदोबस्त में जो सभी गांव का जो किसानों से वसूलता था। यहाँ हर एक किसान से लिया जाता था। कौन सा? रियायतावाड़ी है तो वही टैक्स। उसमें जो है कर्नल रीड ने जो किया था, जो है ये लगाना वसूली जाती थी किसी किसानों से। और भू राजस्व का कितना? 1/2, आधा हिस्सा लिया जाता था भी। आपके पास जो है 10 किलो गेहूं है तो 5 देनी होगी।
किसको? ब्रिटिश सरकार। क्लियर है? क्लियर है नहीं? 1/2 का मीनिंग समझते हो? आधा देना होगा। उसके बाद जो है ये भारत के 51% भाग पर फैला हुआ था। ये जो क्षेत्र है भारत के 51% सबसे अधिक जो है रेतावाड़ी क्षेत्र में आता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी जो बंदोबस्त है ये हार्ट मैकेंजी है और मार्टिन है वर्ड है भी। अब देखो इसको याद करने के तरीके, पहले आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले आया स्थाई, फिर आया रेतावाड़ी, फिर आया महालवाड़ी। रेतावाड़ी जो 1793 से एकम 1792, ये दो अभी 1920 1820 से एकम 1819 भी याद रह जाएगा। उसके बाद जो है ये किस क्षेत्र में था? पंजाब वाला क्षेत्र। मध्य प्रांत में जो मध्य प्रदेश एरिया है, यूपी वाला एरिया, वो सारा आ जाता है। भारत का मध्य प्रांत में ये लागू हुआ था। उसके बाद है पश्चिम में यूपी में, पश्चिम जो यूपी है मध्य प्रांत में मध्य प्रदेश वाला ये बीच वाला क्षेत्र है, उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो पश्चिम है यूपी आ जाती है। क्लियर है? उसके बाद जो है ये महल। महल क्या होता है? गांव होता है। क्या होता है? लिख लो। महल क्या होता है? गांव होता है। ये गांव होता है। गांव से कर मतलब है ये कहा गया भी महालवाड़ी में भी पूरे गांव का आप पूरे गांव में सारे किसान मिलकर है जो है लोगों को जो अंग्रेज अधिकारी है उसको क्या देना है? टैक्स देना है। वो अपने आप में डिवाइड कर ले। उसका जो टैक्स रखा हुआ था वो भू राजस्व का 2/3 रखा हुआ था पहले। उसके बाद उसको क्या कर दिया गया था? 1/2 कर दिया गया। उसको कितना कर दिया गया था? 1/2। पहले भी 3 पार्ट में से 2 पार्ट देने होते। क्लियर है? अरे पहले 3 पार्ट से 2 पार्ट देने होते थे, अब है 2 पार्ट से 1 पार्ट देना होगा, आधा देना होगा। पहले कम था या अब कम हो गया? कम हो गया। हाँ, उसको कम कर दिया। क्लियर है? क्लियर है भी? उसके बाद जो है ये भारत के 30% भाग पर फैला हुआ था। ये भारत के कितने? 30%। पहले में 19, फिर 51 और फिर 30। 19 और 51 कितने हो गए? 70 हो गए। उसके बाद 30, ये 30% भाग पर फैला हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सारा का सारा 100% क्वेश्चन आएगा। स्थायी बंदोबस्त जिसको लागू किया कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस कौन सा? जो आईसीएस की स्थापना की, इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की थी, मैंने तुम्हें पीछे ही बताया था। उसके बाद जो इसको लागू किया 1793 में, और ये किस क्षेत्र पे फैला हुआ था? बंगाल वाला क्षेत्र। बंगाल वाला क्षेत्र में मैंने तुम्हें बताया भी बंगाल आता है, बिहार आता है और ओडिशा आता है। क्लियर है? ये जमींदार अभी पूरे गांव का एक जमींदार नियुक्त करता था भी अंग्रेज भी, आप जमींदार हो उसको। ठीक है? क्लियर भी? उसमें जो है ये इसमें 51% क्षेत्र आता था। दूसरी भी रेतावाड़ी जो बंदोबस्त है ये एक कम कर दो 93 में से किसने लागू किया? पहले तो कर्नल है रीड और है मुनरो ने, जो है 1792 में और 1820 तक। उसके बाद जो है इसमें जो क्षेत्र आता था कौन कौन सा? मद्रास, असम और है बंबई भी। मद्रास है, असम और है बंबई भी। इसमें जो क्षेत्र आता था वो 51% भाग आता था भारत का। इसमें क्या था भी किसानों से सीधा हर एक किसान से एक टैक्स वसूला गया। क्लियर है? किसानों से सीधा संपर्क किया गया। क्लियर है? और जमींदारों में क्या? सभी किसानों का एक जमींदार नियुक्त कर दिया गया। क्लियर है? उसके बाद जो है महालवाड़ी बंदोबस्त में ये मैकेंजी और है मार्टिन है वर्ड भी, जिन्होंने 1819 में लागू किया। और ये कौन सा क्षेत्र भाई? पंजाब और मध्य प्रांत और है पश्चिम है यूपी वाला क्षेत्र, जिसमें महल भी महलों से कर भी पूरे गांव को कह दिया कि आप मिलजुल कर आपका अपना जो टैक्स है वो इकट्ठा मिलकर दे दो हमें गांव से। महल का मतलब होता है गांव भी। और ये जो है राजस्व का कितना था? 2/3 था। 2/3 से क्या कर दिया गया? 1/2 कर दिया गया। और ये कितने क्षेत्र पर फैला था? भारत के 30%। क्लियर है? थैंक यू।